हेलो स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक वीडियो लेक्चर अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स। आई एम हरीश अरोरा, असिस्टेंट प्रोफेसर, बीबी डिपार्टमेंट, बरेली कॉलेज, बरेली। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप है क्या? एक्चुअली सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, दीज आर द फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, जिसको आपने पहले पढ़ा होगा और सीबीएसई 11th में और बेसिक लेक्चर्स में इन सब चीज़ों को पढ़ाया जाता है। होता क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में क्योंकि एक ही आदमी होता है, उसकी काफी लिमिटेशंस होती हैं, कैपिटल की लिमिटेशंस होती हैं, और अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ता है तो सेकंड ऑप्शन हमारे पास होता है पार्टनरशिप का, जहां पर हम और लोगों को भी अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर कर उस बिजनेस को अंडरटेक करते हैं एज अ पार्टनर। ऑलराइट, तो पार्टनरशिप क्या है? एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits of the business carried on by all or any working from all। ठीक है। हाँ, है क्या कि एक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में या पर्सन्स के बीच में, जो कि एक बिजनेस को अंडरटेक करेंगे, जिसमें वो प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करेंगे। ठीक है। वो बिजनेस कोई एक भी कैरी ऑन कर सकता है या सभी लोग मिलकर भी उसे कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। मेन फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, क्या क्या होता है पार्टनरशिप में? सबसे पहले तो दो लोग मिनिमम चाहिए पार्टनरशिप के लिए, राइट? और ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। पहले तो बैंकिंग कंपनी और नॉन बैंकिंग कंपनी के हिसाब से कैटेगराइज था कि बैंकिंग कंपनी में 10 पार्टनर्स हो सकते थे और नॉन बैंकिंग कंपनी में या नॉन बैंकिंग बिजनेस में 20 पार्टनर्स हो सकते थे। सॉरी, कंपनी नहीं, बिजनेस की बात करेंगे क्योंकि हम पार्टनरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं। लेकिन कंपनी एक्ट 2013 में इस लिमिट को बढ़ाया गया और आज की डेट में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स आप ले सकते हैं, मिनिमम 2 पार्टनर्स, और मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कुड बी 50। ठीक है। दूसरी बात, पार्टनरशिप एक एग्रीमेंट है। दो चीजें होती है, एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाता है, रजिस्टर्ड हो जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, तो पार्टनरशिप इज जस्ट अ एग्रीमेंट। आप रजिस्टर करवाना चाहें तो करवा भी सकते हैं। एग्रीमेंट में क्या होता है कि एक आदमी प्रपोज करता है, दूसरा उस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है, एंड दे बिकम पार्टनर। ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। पार्टनरशिप बिजनेस में एक चीज होनी चाहिए कि पहली बात तो हम कोई सर्विस नहीं करने जा रहे हैं, हम कोई सोशल सर्विस का काम नहीं करने जा रहे हैं, हम बिजनेस करना चाह रहे हैं। और बिजनेस का मेन मोटिव होता है प्रॉफिट मेकिंग। तो जो भी एक्टिविटी हम करेंगे वो एक्टिविटी एक बिजनेस एक्टिविटी होगी और उसका मेन मोटिव होगा टू अर्न प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करने के लिए ही हम करेंगे, किसी की सोशल सर्विस करने के लिए हम नहीं करते। ठीक है। अगर सोशल सर्विस की ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो एनजीओ या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैटेगराइज होगी। ओके। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो भी प्रॉफिट या लॉस भी अगर होता है तो वो पार्टनर्स में या तो प्री डिसाइडेड रेशियो से या फिर इक्वली या जैसा भी डिसाइडेड हो उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। हर पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। होता क्या है कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं, दीज ऑल आर द प्रिंसिपल, मतलब ओनर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है। वो जॉइंट ओनर ऑफ द बिजनेस होते हैं, इसलिए वो प्रिंसिपल की भूमिका में होते हैं, प्रिंसिपल के एग्जिस्टेंस में होते हैं। ठीक है। लेकिन कोई एक पार्टनर भी पूरे बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है अपनी डीलिंग्स में, इसलिए जो पार्टनर्स होते हैं वो ओनर्स या प्रिंसिपल भी होते हैं और एजेंट भी होते हैं, दोनों एग्जिस्टेंस को फॉलो करते हैं, राइट? बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनीवन एक्टिंग फॉर ऑल। बिजनेस को कोई एक पार्टनर भी कर सकता है या सभी पार्टनर्स मिलके भी उसे कर सकते हैं या कुछ पार्टनर्स भी कर सकते हैं। तो वो आपका अपना डिसीजन मेकिंग जो एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। पार्टनरशिप बिजनेस में सेपरेट लीगल एंटिटी या सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं होता। मींस एवरी पार्टनर हैज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। ठीक है। आप कहेंगे कि साहब बिजनेस अलग है और मैं अलग हूँ, पार्टनर एज अ पार्टनर अलग हूँ, मेरी लाइबिलिटीज अलग है, बिजनेस की लाइबिलिटी अलग है। तो ऐसा नहीं है। बिजनेस की जो लाइबिलिटीज हैं वो आपकी भी पर्सनल लाइबिलिटीज हैं और उनको आपको पर्सनल एसेट्स से भी मेटअप करना पड़ सकता है। ओके। तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है पार्टनरशिप बिजनेस की। राइट्स ऑफ द पार्टनर। अगर कोई पार्टनर बनता है किसी फर्म में तो उसके क्या राइट्स होंगे? सबसे पहले राइट टू शेयर पी एंड एल। अगर मैं पार्टनरशिप बिजनेस में कोई बिजनेस अंडरटेक करता हूँ किसी का पार्टनर बन के,
तो उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस पर मेरा अधिकार होगा, जो भी प्री डिसाइडेड रेशियो है उसके अकॉर्डिंग। ठीक। टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, ऐसा नहीं है कि मैं किसी बिजनेस में पार्टनर बनता हूँ और जो पुराने पार्टनर हैं वो कहेंगे कि आप घर बैठो, बिजनेस तो हम चलाएंगे या हम देखेंगे। तो अगर मेरा मन है तो मैं उस बिजनेस के कंडक्ट में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं वॉलंटरी कंडक्ट नहीं करना चाहता तो फिर बात अलग है। ठीक है, जो भी पार्टनर्स का एग्रीमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देन टू बी कंसल्टेड इन द रिलेवेंट मैटर्स, जो भी पार्टनरशिप से रिलेवेंट या बिजनेस से रिलेवेंट चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग है, उनमें एक पार्टनर कोई एक पार्टनर अपनी मर्जी से कोई डिसीजन नहीं ले सकता। ऐसे डिसीजन में सारे पार्टनर्स को आपस में कंसल्ट करना जरूरी है। ठीक है। टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ अकाउंट, आई बीइंग अ पार्टनर मैं कंपनी के अकाउंट्स को चेक भी कर सकता हूँ और उनका एक कॉपी भी एवरी ईयर या एवरी अकाउंटिंग पीरियड में अपने पास रख सकता हूँ, मांग सकता हूँ। देन टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, एवरी इंडिविजुअल पार्टनर हैव अ राइट टू डिसअलाउ। अगर उसे लगता है कि नया पार्टनर नहीं आना चाहिए या नए पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो बीइंग एन इंडिविजुअल पार्टनर भी वो उसे डिसअलाउ कर सकता है। और जब तक सारे पार्टनर एग्री नहीं होते हैं तब तक नए पार्टनर का एडमिशन नहीं हो सकता। देन जॉइंट ओनर ऑफ एसेट्स, पार्टनरशिप बिजनेस में जितनी भी बिजनेस की एसेट्स होंगी उनका कोई इंडिविजुअल पार्टनर सोलली ओनर नहीं हो सकता, उन सारी एसेट्स का जॉइंट ओनरशिप होगा। हाँ, रेशियो ऑफ ओनरशिप कुड बी डिफरेंट बट एवरी एसेट हैविंग अ जॉइंट ओनरशिप, राइट। रेशियो ऑफ ओनरशिप डिफरेंट हो सकता है, लेकिन बिजनेस में जितनी भी एसेट्स हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, फर्म है, शॉप है, मशीनरी है, उन सब पर अधिकार हर पार्टनर का है। इसलिए कोई भी एसेट किसी एक पार्टनर को भी बताए बिना ना ही बेची जाएगी ना ही खरीदी जाएगी। ओके। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है। अगर फर्म को कभी पैसे की जरूरत पड़ती है, कैपिटल तो पार्टनर लगाते ही हैं, लेकिन इन द मीन वाइल अगर फर्म को पैसे की जरूरत पड़ती है और कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है, तो द पार्टनर हैविंग द राइट कि वो उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है फर्म से। ठीक है, तो उस इंटरेस्ट का पेमेंट उसे अलग से होगा क्योंकि हमने उसे फर्म को लोन दिया है। ठीक है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, इंडेमनिफाइड मतलब कि अगर मैं फर्म के बिहाफ पर कोई एक्टिविटी करता हूँ, कोई ट्रैवल करता हूँ और मैं अपनी पॉकेट से कुछ पैसे खर्च करता हूँ, ठीक है, तो उन पैसों का कंपनसेशन या रिम्बर्समेंट मुझे फर्म की तरफ से अलग से होगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस नहीं करूंगा, बीइंग अ पार्टनर मैं पार्टनरशिप फर्म के पैसे को ही यूज करूंगा। और अगर मुझे ऐसा किसी सिचुएशन में करना पड़ता है कि सपोज मैं बाहर हूँ और मुझे कोई प्रोडक्ट अच्छा लगा या कोई मशीनरी अच्छी लगी और मैंने अपने पैसे से खरीद ली आफ्टर कंसल्टिंग द पार्टनर, तो वो पैसा मुझे वापस फर्म से मिल जाएगा। ठीक है। राइट टू रिटायर, अगर कोई पार्टनर चाहता है कि वो अब बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी ऑन नहीं करना चाहता, तो वो एक नोटिस के थ्रू अपने आप को पार्टनरशिप फर्म से रिटायर भी कर सकता है। ठीक। अब बात करते हैं पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? ठीक है। होता क्या है कि पार्टनरशिप वैसे तो एक एग्रीमेंट है, केवल ओरली एक एग्रीमेंट कर कर भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स होते हैं और जब एक से ज्यादा लोग होते हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने की पॉसिबिलिटी रहती है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता, लेकिन जब दो लोग होते हैं या दो से ज्यादा लोग होते हैं तो बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तो उनके रिगार्डिंग जितने भी इश्यूज पॉसिबल हैं उन सब पर पहले से सारे पार्टनर्स बैठकर एक प्रॉपर कंसेंट के थ्रू सारे इश्यूज को पहले से अगर डिसाइड कर लेंगे तो दैट इज अ पार्टनरशिप डीड। दैट डीड कुड बी ओरल बट उसका कोई मतलब नहीं होता, ओरल डीड से कोई भी मुकर सकता है। तो कंपलसरी नहीं है कि वो रिटन हो, लेकिन अगर रिटन हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो डीड ओरल भी हो सकती है, रिटन भी हो सकती है। रिटन है तो वो आपके लिए एक डॉक्यूमेंट ऑफ प्रूफ है, और अगर आप उसे रजिस्टर्ड करा लेते हैं पार्टनरशिप एक्ट में, ठीक है, तो वो और ज्यादा लॉफुल हो जाती है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो जाती है, और किसी भी मैटर या डिस्प्यूट में दे कैन हेल्प द पार्टनर। ओके। कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होता है? सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म। ठीक है, चलो मान लेते हैं मैं एक सोल प्रोप्राइटर हूँ,
मेरी अपनी एक दुकान है, मैं उस दुकान का कोई भी नाम रखूं, nobody is going to trouble me, ठीक है। लेकिन अगर मेरे साथ मेरे पार्टनर्स भी हैं और हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है, तो वो नेम में अकेले डिसाइड नहीं कर सकता या अपने नाम पे नहीं रख सकता, इस बात को लेकर भी इश्यू हो सकता है। तो सबसे पहले तो नेम डिसाइड होगा, जिसपे एक म्यूचुअल कंसेंट हो जाएगी, राइट। और जहां पर हमारा ऑफिस होगा या फर्म का सिचुएशन होगा, वहां पर हम वहां के एड्रेस को भी हम उस डीड में फर्निश करेंगे। ओके, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स, कौन कौन हमारे पार्टनर्स हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, वो भी वहां पे मेंशन होगा। नंबर 3, नेम ऑफ बिजनेस, हमने सॉरी नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरह का बिजनेस हम करने वाले हैं, किन तरह के गुड्स में हम डील करेंगे, क्या लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं बिजनेस के, ठीक है। वो सारी बातें नेचर ऑफ द बिजनेस में पहले से क्लियर हो जाएंगी। देन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, किस पार्टनर ने कितनी कैपिटल लगाई है, कैपिटल को कब कब बढ़ाना है, घटाना है या विड्रॉल्स हैं, इन सारी कंडीशंस को लेकर भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान से सुनिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ होगा या नहीं, यस और नो, ठीक है। अगर नो है तो कोई बात नहीं, और अगर यस है तो व्हाट रेट, तो उसका रेट भी डिसाइड होगा, ठीक है। या तो कंसेंट हो जाएगी, आईओसी कोई नहीं लेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कोई चार्ज नहीं, किसी को अलाउ नहीं होगा, राइट। लेकिन अगर अलाउ होगा तो किस परसेंटेज से होगा, वो परसेंटेज पहले से डिसाइड हो जाएगी। ड्राइंग्स के अगेंस्ट भी यही चीज होगी कि ड्राइंग आपको अलाउ की जाएंगी या नहीं की जाएंगी, पार्टनर टाइम टू टाइम अपना पैसा निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे अपने एक्सपेंसेस को मीट ऑन करने के लिए, राइट। और अगर निकाल पाते हैं तो फर्दर कंसेप्ट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, राइट। जनरली अगर आईओसी होता है तो आईओडी होता ही होता है, राइट। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होगा, अगर होगा तो क्या परसेंटेज होगी उसकी, वो भी पहले से डिसाइड हो जाएगा। देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले से डिसाइड हो जाएगा, ठीक है, किस रेशियो में हम प्रॉफिट शेयर करेंगे। सैलरी टू पार्टनर्स, क्या सैलरी मिलेगी वर्किंग पार्टनर्स को या नॉन वर्किंग पार्टनर्स को भी, ठीक है, ये चीजें पहले से डिसाइड हो जाएगी। गुडविल वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट, कैसे हम अपने बिजनेस की गुडविल को वैल्यू करेंगे, और गुडविल वैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आगे के कंसेप्ट पे हम जाएंगे एडमिशन और रिटायरमेंट, तो वहां पर गुडविल वैल्यूएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलराइट। देन अकाउंटिंग पीरियड, इस अकाउंटिंग पीरियड, वैसे तो 12 मंथ का अकाउंटिंग पीरियड होता है, तो कब से कब तक हम अपने अकाउंट्स मेंटेन करेंगे। अगर हम गवर्नमेंट अथॉरिटीज की बात करें, तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के थ्रू तो हमारे को अप्रैल टू मार्च का ही फाइनेंशियल ईयर का ही अकाउंटिंग पीरियड फॉलो करना पड़ता है। लेकिन क्योंकि पार्टनरशिप छोटे छोटे बिजनेस होते हैं, छोटे छोटे एरियाज में होते हैं, तो हर किसी के अकाउंटिंग पीरियड डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हिंदू रीति रीति के हिसाब से दिवाली लोग अकाउंट मेंटेन करते हैं, कुछ लोग कैलेंडर ईयर के अकॉर्डिंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, राइट। और कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। तो व्हाट विल बी योर अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। जो बहुत बड़े बिजनेस हाउसेज हैं वो 3-3 महीने के बाद अपने अकाउंट्स को डिस्क्लोज करते हैं, 3 मंथ या क्वार्टरली रिप्रेजेंटेशन करते हैं। फिलहाल पार्टनरशिप पीरियड में, पार्टनरशिप बिजनेस में अकाउंटिंग पीरियड 12 मंथ का ही होगा जनरली, लेकिन वो क्या पीरियड होगा, किस मंथ से किस मंथ तक का होगा, वो पहले से डिसाइड हो जाएगा। डेट ऑफ कमेंसमेंट एंड ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, किस डेट से हमारी पार्टनरशिप शुरू हुई है, और अगर वो लिमिटेड पीरियड पार्टनरशिप है तो उसकी ड्यूरेशन भी हम वहां पर मेंशन कर देंगे, 5 ईयर या 10 ईयर, उसके बाद पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि ऑडिट कहाँ होगा, ठीक है, पार्टनर्स की क्या राइट्स और ड्यूटीज होंगे, ये सारी चीजें इस कंटेंट में होंगी, पार्टनरशिप डीड में होंगी। क्या होगा अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो, ठीक है, रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी सिचुएशन में किसी पार्टनरशिप फर्म ने कोई डीड नहीं बनाई है, तो मेजर कंसर्न्स में जो डिसीजन है वो लागू होंगे, जैसे कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किसी पार्टनर की कैपिटल ज्यादा हो या कम हो उससे कोई मतलब नहीं है, अगर डीड एब्सेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा इक्वल होगा। ये चीज न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन चीजों को ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर डीड एब्सेंट है तो अलाउ नहीं होगा, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नॉट चार्ज, कभी भी चार्ज नहीं होगा, अगर डीड एब्सेंट है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं होगा। सैलरी टू पार्टनर भी नहीं दी जाएगी, ठीक है, किसी भी पार्टनर को, वर्किंग या नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी नहीं दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है
तो उस लोन पर उसे मिनिमम 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, वो फर्म को पे करना पड़ेगा अगर डीड नहीं है तो भी, और डीड है तो ये परसेंटेज ज्यादा भी हो सकती है अगर प्री डिसाइडेड है तो। ठीक है, लेकिन 6% से कम दोनों ही केसेस में नहीं होगा। ठीक है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर, एडमिशन किसी भी नए पार्टनर का अगर हम करते हैं तो वो सारे पार्टनर की कंसेंट से ही होगा। उसके अलावा जो पार्टनर्स के राइट होते हैं कि वो कॉपी ऑफ अकाउंट ले सकते हैं, तो वो भी बने रहेंगे, और कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का राइट भी लगातार बना रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। और अब बात करते हैं अकाउंटिंग की तरफ, बढ़ते हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग की तरफ। तो पहला अकाउंट पार्टनरशिप में बनता है P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो लोग पहली बार पार्टनरशिप करेंगे तो वो इस नाम को पहली बार सुन रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक सोल प्रोप्राइटरशिप के ट्रेडिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स बनाए थे। तो वहां पर वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे, P&L अकाउंट बनाते थे, और उसके बाद बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ओनर्स एक से ज्यादा है, तो ओनर्स के रिगार्डिंग जो वर्किंग होगी उसके लिए हम एक सेपरेट अकाउंट बनाते हैं जिसे हम कहते हैं P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जो कि P&L अकाउंट बनाने के बाद बनाया जाता है। P&L अकाउंट में जो भी प्रॉफिट है लॉस होता है उसे ट्रांसफर करते हैं हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और उसके बाद पार्टनर्स को क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है, उनको सैलरी या कमीशन देना है, ट्रांसफर टू रिजर्व करना है, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट है उसको किस रेशियो में बांटना है, ये सारी एक्सरसाइज जो हम करते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में करते हैं। अगर वर्बली बात की जाए तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर हम एप्रोप्रिएशन को तोड़ें तो बनता है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेसिकली प्रॉफिट का एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स के बीच में करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता क्या है। एक स्पेसिमेन आपके सामने आया है। 4 कॉलम हम बनाएंगे, 2 कॉलम पर्टिकुलर्स के और 2 कॉलम अमाउंट के, जिसमें एक डेबिट अमाउंट का कॉलम होगा और एक क्रेडिट अमाउंट का कॉलम होगा। ठीक है, डेबिट साइड, सबसे पहले क्रेडिट साइड हम P&L अकाउंट का बैलेंस लेके आएंगे। अगर P&L में प्रॉफिट हुआ है तो P&L का बैलेंस क्रॉस ट्रांसफर होगा बाय P&L अकाउंट के नाम से, और अमाउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर पार्टनर्स की ड्राइंग्स है और उस पर इंटरेस्ट चार्ज होना है तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पे चार्ज कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों पार्टनर का है ड्राइंग्स तो दोनों का, अगर किसी इंडिविजुअल का है या 2 से ज्यादा पार्टनर भी हो सकते हैं तो उन सबका इंटरेस्ट और ड्राइंग्स यहाँ पर चार्ज कर देंगे। राइट, देन सैलरीज अगर पार्टनर को दी जानी है तो यहाँ पर दी जाएंगी, किसी एक को भी दी जानी हो सकती है और सभी पार्टनर्स को भी मिल सकती है, तो इंडिविजुअली भी लिख सकते हैं उसे। कमीशन अगर किसी पार्टनर को अलाउ हो रहा है तो उसकी बात भी यहाँ पे कर लेंगे, उस अमाउंट को भी यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल चार्ज होना है, अलाउ होना है, तो वहाँ वो भी हम पार्टनर्स के अकॉर्डिंगली अलाउ कर देंगे उनकी कैपिटल पे कैलकुलेट करके। ऑलराइट, अगर कोई प्रॉफिट रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है, अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपको कहा गया है कि प्रॉफिट रिजर्व में भी ट्रांसफर होगा, उसकी कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, तो उसे हम रिजर्व में भी, जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर कर देंगे। एक एंट्री उसकी भी यहाँ पे पास ऑन हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी। देन जो प्रॉफिट बचेगा, अब बचा हुआ प्रॉफिट कैसे आएगा, आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, उसका बैलेंसिंग अमाउंट निकालेंगे। ठीक है, अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है और डेबिट साइड का कम है तो बैलेंसिंग अमाउंट डेबिट साइड आएगा। तो आप करेंगे प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, उनके रेशियो में बांट देंगे। पॉसिबल है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इन दैट केस वो लॉस हो जाएगा, फिर हम लॉस को ट्रांसफर करेंगे, हम करेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट, और वो भी उसी रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करके ट्रांसफर कर देंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन की, ड्राइंग्स के इंटरेस्ट के कैलकुलेशन की, और फिर हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट्स के प्रिपरेशन की हमारी आने वाली क्लासेस में। टिल देन, थैंक यू। वीडियोस को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए चैनल के साथ, सो दैट आपकी अकाउंटिंग घर बैठे ही शार्प हो पाए। थैंक यू।